जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। टॉपिक दोस्तों हम लोगों का होने वाला है कि लोन डिफ़ॉल्ट होने से लेकर लोन क्लोज होने तक। जी हाँ दोस्तों, लोन डिफ़ॉल्ट जिस दिन आप करते हैं फर्स्ट डे से, जिस दिन आप लोन से पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, ये पूरी जर्नी कैसे लोग निभाते हैं, कैसे ये जर्नी काम करती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लोग हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं और अपने लोन्स को क्लोज़ करते हैं। और किसी एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि इस पर एक वीडियो बनाइए कि आज मेरा अगर लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है तो इसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एज अ लोन डिफ़ॉल्टर, और वो कब तक ख़त्म होगी और इस बीच में मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक पर वीडियो है। जिनका 1000 रुपये का लोन है, जिनका 10,000 रुपये का लोन है, जिनका 1 लाख रुपये का लोन है या फिर जिनका 10 करोड़ का लोन है, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट। फर्स्ट डे जब लोन डिफ़ॉल्ट होता है, आपका जैसे ही लोन डिफ़ॉल्ट होता है, आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स, बहुत सारे सवाल लगातार आते हैं। देखिए, आखिर लोग क्यों डरते हैं लोन को डिफ़ॉल्ट करने से, इसके पीछे क्या क्या मेन रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न होता है दोस्तों, वो फैमिली से होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपके रिलेटिव से और या फिर नेबर्स से जो आपके आसपास रहते हैं, कि किसी को अगर पता चलेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। जैसे इंडिया के अंदर में माना जाता है कि जो लोग लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बता पा रहा हूँ, 95% लोग जिनका लोन डिफ़ॉल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग बुरे हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें लोन डिफ़ॉल्ट करना पड़ रहा है। वो किसी का पैसा खाना नहीं चाहते हैं, वो कभी भी बैंक का पैसा रखना नहीं चाहते। मैं 95% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका लोन मजबूरी में डिफ़ॉल्ट होता है। ऐसी क्राइसिस आ जाती है, ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन आ जाती है कि वो लोन को आगे बढ़ा नहीं सकते। अगर वो लोन को और आगे बढ़ाने जाएंगे तो जिस तरीके से पहले लोन के दलदल में फंसे हैं और आगे चल के भी फंसते रहेंगे। काफ़ी लोग ऐसी कंडीशंस में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अकेला महसूस करने के साथ साथ उनका जो मेंटल में स्ट्रेस लेवल है और एंग्जाइटी का लेवल है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि रात में ठीक से नींद नहीं आती है, ज़्यादा भूख नहीं लगती है, काम में मन नहीं लगता है, दिन भर लोन की टेंशन दिमाग में रहती है। अगर ऐसा कुछ कब होगा, जब आप फर्स्ट डे लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं। जिनका 1000 रुपये का लोन है उनके लिए भी सेम प्रॉब्लम रहेगी, जिनका 1 करोड़ रुपये का लोन है, जिनका 2 करोड़ रुपये का लोन है, सबके साथ सेम प्रॉब्लम रहती है। फर्स्ट डे पे दिमाग के अंदर में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स, और हो सकता है कि आपने जब पहला लोन डिफ़ॉल्ट किया होगा तो आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल रहे होंगे और ऐसी कन्फ्यूजन्स रही होंगी। अगर ऐसा था तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ये फैमिली से हर कोई शेयर नहीं कर पाता। कुछ फैमिली होती है जो काफ़ी सपोर्ट करती है, कुछ फैमिली होती है वो सपोर्ट नहीं करती है। कुछ लोग घर पे बताते हैं इस बारे में, कुछ लोग घर पे नहीं बताते हैं क्योंकि उनके डर होता है कि घर पे पता चलेगा तो हमारे फैमिली वाले टेंशन में आ जाएंगे, और वो अपने फैमिली मेम्बर्स को टेंशन देना नहीं चाहते, जो बिल्कुल ही अच्छी बात है। कोई भी अपने फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल टेंशन नहीं देना चाहता। तो ऐसी कंडीशंस में क्या सही होगा, अगर आप भी लोन डिफ़ॉल्टर हैं, क्या बताना घर में ये इस चीज़ का सही है कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट है। देखिए, इस दुनिया में सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो उसमें सबसे पहले जो आपको सपोर्ट करेंगे वो आपकी फैमिली ही होगी। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो एज़ छुपाना पूरी तरीके से मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। अगर आपका 20 लाख रुपए का लोन है तो कम से कम भी आप फैमिली में 5 लाख रुपए का लोन बता सकते हैं, 4 लाख रुपए का लोन बता सकते हैं, और साल भर में क्लोज होने वाला है। क्योंकि एट अप्रॉक्स आपको जमा 4-5 लाख रुपए ही करने हैं सेटलमेंट के लिए। पूरे 20 लाख रुपए तो आपको देने नहीं है, तो आप उनको 4-5 लाख का ही बता सकते हैं, और 1-2 साल में, 1.5 साल में या 6 महीने में क्लोज होगा। ये भी शेयर कर सकते हैं कि ज़्यादा टेंशन इसमें लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम तो सभी लोगों को ये ज़रूर करना है कि किसी अपने क्लोज़ को या फिर अपने फैमिली में इस चीज़ को शेयर करें। पहली चीज़, अब हमने डे 1 एज अ डिफ़ॉल्टर हम बन चुके हैं। अब हमने लोन को डिफ़ॉल्ट कर लिया है, ठीक है। लोन को साथियों डिफ़ॉल्ट करने के बाद बैंक की तरफ से प्रेशर,
एनबीएफसी कंपनी, ऑनलाइन ऐप्स, इनकी तरफ से प्रेशर का सामना काफ़ी लोगों को करना पड़ता है। किस किस तरीके के प्रेशर होते हैं जिनको झेलना पड़ सकता है और जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना। आपका क्या काम है, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं, मैं फिर से इस वीडियो में बोलूँगा स्टेप बाय स्टेप। पहला काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे ही लोन डिफ़ॉल्ट होता है आपने बैंक वगैरह को ईमेल किया। देखिए बैंक या कंपनी एनबीएफसी जो भी होगी, उनको कितना भी आप ईमेल करेंगे तो बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं या बैंक है जो आपके लोन के ड्यूरेशन को एक्सटेंड करे। ठीक है, लोन के ड्यूरेशन को यहाँ पे एक्सटेंड करती हुई बैंक नहीं दिखती है, बैंक इस चीज़ में कोऑपरेट नहीं करती है। तो फिर क्या कर सकती है, ये कर सकती है कि आपके लिए जो रिकवरी का प्रोसेस है उसे स्टॉप कर दे कुछ समय के लिए, यानी कि रिकवरी जो होती है वो कुछ समय के लिए नहीं होगी। ये ज़्यादातर इसका मेल करने का या नोटिस भेजने का क्या मकसद होना चाहिए कि आपका जो रिकवरी प्रोसेस है वो कुछ समय के लिए रुक जाए, जिससे आपके लिए आसानी हो फ्यूचर में। ठीक है, बजाज, आरबीएल, कुछ कंपनियां नहीं बात मानती हैं, कुछ कंपनियां एचडीएफसी, एसबीआई ये बात मान लेती है। तो अलग अलग तरीके के बैंक्स हैं, अलग अलग तरीके से अपने नियम के हिसाब से काम करते हैं। रेप्यूटेड बैंक हमेशा बात मान लेते हैं, लेकिन जो रेप्यूटेड बैंक नहीं है, छोटे बैंक है, वो बात मानने से इतराते हैं, जल्दी बात नहीं मानते। कस्टमर से उनको कोई रिलेशन नहीं बनाना होता। ठीक है, ये हो गया पहला काम कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, मैं जब भी लोगों से कॉल पे कनेक्ट करता हूँ या फिर कॉल पे बात करता हूँ तो 90% लोग ऐसे होते हैं, 90% लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर लोन का अमाउंट कितना है। मैं जब भी पूछता हूँ कि आपके ऊपर टोटल लोन अमाउंट कितना है तो वो सोचने लगते हैं, गिनने लगते हैं कि कितना इस बैंक से उस बैंक से, तो उनके पास पूरी डिटेल नहीं है। आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ में यहाँ पे लिखेंगे बैंक का नाम लिखना है, नेम ऑफ द बैंक लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है आपका अमाउंट। ध्यान दीजिए, जो अभी बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक का नाम लिखना है और यहाँ पे लिखना है अमाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट बचा है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, मेरा 5 बैंक से है, मैं पहले एचडीएफसी कर दूंगा, दोबारा मैं एसबीआई कर दूंगा, मैं क्रेडिट भी इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि मेरा मल्टीपल है, मैं इसमें बजाज ऐड कर ये देता हूँ, मैं यहाँ पे हीरो फिनकॉर्प ऐड कर देता हूँ। यानी मेरा 5 जगह से लोन है, मुझे पता चल गया। अब हर जगह से कितना है मैं मान लेता हूँ। यहाँ से मेरा 1 लाख रुपये बच रहा है, यहाँ से 50,000 रुपये बच रहा है, यहाँ से भी 50,000 रुपये बच रहा है, बजाज से भी 1 लाख बच रहा है और यहाँ से भी 50,000 रुपये बच रहा है। अब इससे क्या हुआ कि मुझे एक आइडिया मिल गया कि आखिर कितना लोन है आपका, या आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना लोन है। 1 2 3 और 3.5 लाख रुपए का, यानी कि टोटल लोन है मेरे ऊपर फ़िलहाल। ठीक है, ये हुआ आपके पास लोन की आपकी डिटेल्स। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के फ़ोन में ये डाटा होना चाहिए कि उसके पास किस कंपनी से लोन है और कितने कितने अमाउंट का लोन है, कितना कितना अमाउंट ड्यू उन्होंने किया है या कितना अमाउंट उनको पे करना बाकी है। अब मैंने टोटल जो लोन अमाउंट डिफ़ॉल्ट किया है उसका डाटा है मेरे पास 3.5 लाख रुपए का। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, नंबर हमारा ऑलरेडी दिया गया है, मैं सबको बोलता हूँ आप डाटा शेयर कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, नोटिस आता है संपर्क कीजिए, किसी तरीके की अगर लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है हमसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए, संपर्क के लिए नंबर ऑलवेज खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है 3.5 लाख रुपए का लोन है। अब मेरा प्लानिंग क्या होगा, ध्यान से आपको समझना है। सेम प्लानिंग आप लोग भी अगर अपनाते हैं तो जैसे ही आप लोन डिफ़ॉल्ट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से आप लोन डिफ़ॉल्ट की जर्नी को ख़त्म करके लोन फ्री भी हो सकते हैं। तो आपने फर्स्ट डे मैंने आज स्टार्ट कर ली, अब मेरा टारगेट होगा, टारगेट क्या होगा कि 3.5 लाख रुपए का लोन है, मुझे कितने तक रुपए में सेटल करना है। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे यूट्यूबर आपसे 10%, 20%, 12%, 8% चार्ज कर लेते हैं सिर्फ इस नाम पे कि हम आपका सेटलमेंट करा देंगे, जो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही इलीगल है। वो बिजनेस कर रहे हैं, आपकी किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ होने से आप अपने आप को रोकिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी मेहनत करके आप वो पैसा बचा के इन लोगों को पैसा देने में वो पैसा आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी काफ़ी लोगों को।
अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे मेरा HDFC का 1 लाख रुपए का लोन है, तो मैं इसका टारगेट रखने वाला हूँ 8 महीने का। मुझे ये 8 महीने डिफ़ॉल्ट करना है और 8 महीने के बाद मैं इसको 30,000 रुपये तक में क्लोज़ कर दूंगा, यानी कि 30% तक में मैक्सिमम क्लोज़ कर दूंगा। अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो 20,000 में भी हो जाएगा, लेकिन अगर पर्सनल लोन है तो 30,000 रुपये तक में क्लोज़ होना ही होना है। मैंने इसका टारगेट रखा 30,000 में क्लोज़ करूँगा। SBI का है तो 15,000 रुपये है, मुझे कम अमाउंट चाहिए, मैं इसको 5 महीने में ही क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्रेडिट बी का है, तो क्रेडिट बी जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये कुछ भी करती नहीं, ना घर पे आती है ना किसी तरीके से प्रॉब्लम करती है। तो भले ही इसका मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा दूंगा, लेकिन इसको 1 साल बाद क्लोज़ करूँगा। इसको मैंने क्या किया, 1 साल बाद क्लोज़ किया। अब मेरे पास है बजाज का लोन, तो बजाज वाले विजिट वगैरह करते हैं, आर्बिट्रेशन वगैरह जल्दी से करते हैं, तो इसका मेरा टारगेट रहेगा कि 4 से 5 मंथ पे 30,000 रुपये तक में इसको क्लोज़ ईजिली कर दिया जाएगा। बजाज के केस में या जिस कंपनी के केस में प्रॉब्लम ज़्यादा आपको क्रिएट होने की संभावना हो, उसको फर्स्ट एट अ टाइम में आप क्लोज़ करेंगे। जैसे मैंने इसका टारगेट रखा 4 महीने में मैं पैसे जमा करूँगा, 5-10 हज़ार रुपये जमा करके 30,000 रुपये जैसे ही होंगे बजाज का सेटलमेंट करवा दूँगा। ठीक है। नेक्स्ट जैसे हीरो की बात करें, तो हीरो कंपनी भी कुछ नहीं करती है, तो इसका भी 50,000 का है। मैं टारगेट 10,000 रुपये का लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि इनका सेटलमेंट कम में होता है, तो मैं इसको भी 10,000 रुपये दूंगा और लास्ट में 8 मंथ के बाद दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक टारगेट सेट हो गया कि मुझे 1 साल में लोन को क्लोज़ करना है। कब कब करना है वो भी मेरे माइंड में एक इमेज है, मुझे पता है, हाँ मेरा ये लोन इतने इतने समय में मैं कोशिश करूँगा तो क्लोज़ हो जाएगा। ये एक टारगेट हुआ, ये एक माइंडसेट हुआ। काफ़ी लोग इस माइंडसेट से काम नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को उनको फेस करना पड़ता है, जबकि रियल टाइम में ऐसी कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपको नहीं पता कि लोन डिफ़ॉल्टर होना कैसा लगता है। तो मैं उन लोगों को हमेशा बताता हूँ, देखिए मैं जितने लोन डिफ़ॉल्टर के साथ रहा हूँ और जितना उनको मैंने देखा है, मैंने जाना है, जितना पर्सनली मैं उस लाइफ को जी चुका हूँ एज अ लोन डिफ़ॉल्टर ऑलरेडी, तो मुझे अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि आखिर लोन डिफ़ॉल्टर होना कैसा होता है, कितना मेंटल लेवल पे स्ट्रेस होता है, और पूरी तरीके से स्ट्रेस तभी ख़त्म होगा जब आपका वो दिन आएगा जिस दिन लोन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, आप पूरी तरीके से लोन फ्री अपने आप को कर पाएंगे। उस दिन जो आपको स्ट्रेस होगा वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अब इस जर्नी में, अब ये पूरी एक जर्नी है, इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। 110% में बता सकता हूँ, लोग लाइफ में पता कर पाते हैं कि आखिर उनके साथ कौन है और उनके साथ कौन नहीं है। इसके अलावा भी कि आखिर मुश्किल इससे बड़ी अब उनके लाइफ में कोई और आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहले ही अपने आप को हर मुश्किलों के लिए तैयार कर चुके हैं। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है ये मुश्किल समय है, लेकिन मुश्किल समय से ही लड़के इंसान मजबूत भी बनता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मुश्किल समय से अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप कभी भी मजबूत नहीं बन पाएंगे। तो ये आपको मौका मिला है अगर एज अ लोन डिफ़ॉल्टर बनने का, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक तरीके से आपके लिए एक मौका है अपने माइंडसेट को दिखाने का और अपने टारगेट्स को पूरा करने का। ये टारगेट्स बनाइए, अचीव करिए, क्योंकि जो आप एक बार गिर चुके हैं जिस दलदल में, लोन के ट्रैप में, उस लोन के ट्रैप से आप धीरे धीरे करके ही वापस आ पाएंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ 99% लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक बार में सारा सेटलमेंट करा पाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आपको सबको एक साथ ही सेटलमेंट करना है, कभी मैंने ऐसा नहीं लिखा। देख सकते हैं मैंने एक टाइमिंग दी है कि 8 महीने बाद कराना है, 4 महीने बाद कराना है, 5 महीने बाद कराना है, या कितने महीने तक आप इसको डिफ़ॉल्ट करें उसके बाद कराएं। तो आप अपने भी लोन की तरफ से अगर जानकारी चाहते हैं कि इसको कैसे क्लोज़ करना है एज अ एनालिसिस, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऊपर ऑलरेडी हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और जहां पे हम आपके लोन की डिटेल्स देख के आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। आपकी परिस्थिति को समझते हुए आपको जो भी निष्कर्ष होगा वो हम आपको उपलब्ध करा पाएंगे। तो ये हमने बात कर ली एज अ लोन डिफ़ॉल्टर स्टार्ट होने की। अब इस बीच में 2-3 चीज़ें हैं जिनको लेकर हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कॉल। अब हम कॉल्स का क्या करें? देखिए, कॉल्स इज इक्वल टू वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कॉल्स को उठाना
यानी कि आपका टाइम वेस्ट होना और एनर्जी वेस्ट होना। आप ईमेल और नोटिफिकेशन ऑलरेडी बैंक और कंपनी को दे चुके हैं, उसके बावजूद भी आप कॉल लगातार पिकअप कर रहे हैं। अगर तभी करें जब आपके पास उतना फ्री ऑफ टाइम है और उतनी एनर्जी है और आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है। काफ़ी लोग मुझे बताते हैं सर हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हम मज़े से बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है उनसे बात करना, तो ये एक आपके लिए गुड डीड है, आप कर सकते हैं। अगर लेकिन ऐसा नहीं है, आप परेशान अपने आप को कर ले रहे हैं, उन बातों को आप अपने दिमाग में बार बार रिपीट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली आप अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में आप इनसे निकलने की आगे कोशिश कीजिए। आप वहाँ पे स्टक मत हो जाइए, कॉल्स को उठाना बिल्कुल ही बंद कर दें। नोटिस आता है हमें सीधे फॉरवर्ड कर दें व्हाट्सएप के जरिए, चेक हो जाएगी वो नोटिस सही है या गलत है, क्या रिप्लाई करना ज़रूरी है या नहीं है। प्रोसेस कुछ नहीं होगा, जेल का सिस्टम इसमें बिल्कुल नहीं होता है, पुलिस आपके घर पे कभी आएगी नहीं, लीगल या इलीगल तरीके से आपको कहीं भी इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। आपका टारगेट, आपका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मुझे इस साल या अगले साल तक पूरी तरीके से लोन फ्री होना है और अपनी ज़िंदगी को वापस कंटिन्यू करना है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख चुके हैं वो एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे कि क्या उन्होंने अपना टारगेट बना रखा है कि आखिर आप कब तक लोन से फ्री होना चाहते हैं। क्या आपको 2 साल लगेंगे, क्या आपको 4 साल लगने वाले हैं, या आपको 5 साल लगने वाले हैं, या 1 साल लगेगा। अगर आपका कोई टारगेट है तो आप उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। और कुछ NBFC ऐसी भी होती हैं जो छोटी एप्लीकेशंस होती है जिनका मैं बताता हूँ, नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, तो उनको आप टारगेट में मत रखिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ तो एम पॉकेट, अगर मेरा एम पॉकेट का लोन है, अगर मेरा पे रूपी का लोन है, तो छोटे छोटे 10, 20 हज़ार, 30 हज़ार के मेरे लोन है, तो मैं उनको अपने टारगेट में ऐड नहीं करता, क्योंकि इन लोन्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये लोन्स आप दें या ना दें, किसी तरीके की झंझट आपको फ्यूचर में नहीं आती है। तो ये रही कहानी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम लेना, इस वजह से मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करूँगा, वरना मैं इस वीडियो को चाहूँगा तो ये 1 घंटे लंबा चल जाएगा। इतना कुछ समझाने के लिए है, 5-6 साल के एक्सपीरियंस से पूरी कहानी मैं आपको समझा सकता हूँ। जितना शॉर्ट में उतने शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।